चल जाता, वहाँ भी लोग गाँव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेन प्रॉब्लम ये हुआ कि उनके जो कस्टम होते हैं, ठीक है, उनकी जो पुरानी प्रथाएं हैं, उनके जो गांव में रहने का तरीका है, और प्लस उनके पास अपने ज़माने में, पुराने ज़माने से अपना कोई ग्राम पंचायत जैसा सिस्टम अलग अलग जनजातियों के पास अलग से चला आ रहा है। तो सरकार चाहती थी कि ये जो उन्होंने नया सिस्टम लाया है वो उनके पुराने वाले सिस्टम के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने जो वो 1993 में जो पंचायती राज सिस्टम लाया था उसको वहाँ पे लागू करने से मना कर दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद उनको पता चला कि जो उनका पुराना वाला सिस्टम है उसको भी तो वो जो है ये वाला हमारा जो जनजाति वाला क्षेत्र है वहाँ पे जो नियम चल रहे हैं उनको भी रेगुलेट करने की जरूरत है। तो उनको रेगुलेट करने के लिए एक नया नियम लाया गया, कौन सा? पेशा। कब आया? 1996 में। अब जैसे पुराने वाले में हमने देखा था 5-6 कमेटी थी जिन्होंने अलग अलग रिपोर्ट दिया था, इसके लिए उतनी सारी कमेटियाँ नहीं बैठी। 1993 के बाद सरकार ने सिर्फ एक ही जो है कमेटी का गठन किया और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया उसके आधार पर उन्होंने ये वाला नियम लगा दिया, कौन सा? पेशा वाला। तो उस कमेटी का नाम था दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, इसको याद रखिए, 1994 में हुआ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। जैसे वहाँ बलवंत राय मेहता कमेटी इंपॉर्टेंट थी, यहाँ दिलीप सिंह भूरिया समिति 1994 में इसका गठन किया गया था, वो है, ठीक है। तो ये 22 मेंबर की एक कमेटी थी और इसको सरकार ने बोला कि भाई हमको एक नियम लाना है जो कहाँ पे लागू हो, जो नियम है वो जो ये वाले जो हमारा शेड्यूल एरिया है वहाँ पर जो कस्टम चलते हैं, वहाँ पर जो पुरानी प्रथाएं चलती हैं उनके हिसाब से कोई एक ऐसा वो हमको नियम बनाना है जो उन पर लागू वो है जो किया जा सके। तो उसके लिए इन्होंने एक जो कमेटी बनाई, उसने अपनी रिपोर्ट दी। तो इसने अपनी रिपोर्ट में जो है जो इसका सजेशन था, इनका 2-3 मेन सजेशन है। सबसे पहला सजेशन ये था कि उनकी जो पुरानी परंपरा है, ठीक है, उनमें अधिक छेड़छाड़ ना की जाए। तो उससे वो क्या हो सकता है कि उन्होंने इतने सालों से अपनी एक परंपरा जो ये है अपना जो कस्टम है बनाए हुआ है, उनके साथ हम लोग अधिक छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो अभी जो नया नियम आएगा वो पुराने वाले के साथ सिंक होकर रहना चाहिए। उसमें अगर हम लोग बदलाव करेंगे तो जो आदिवासी वाले हैं वो मानने से उसको मना कर देंगे, ठीक है। और आदिवासियों को बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, ये अभी भी मुश्किल है और 1996 में भी उतना ही मुश्किल था, ठीक है। तो आपको उनके हिसाब से लाना पड़ेगा ताकि उनको ज़्यादा चेंज ना करना पड़े, ठीक। दूसरा इन्होंने सजेशन ये दिया कि जो आरक्षण है, ठीक है, जो पंचायती राज वाले सिस्टम में हमने आरक्षण क्या पढ़ा था, एसटी और जो एससी का आरक्षण है, ठीक है। हमने जो 1993 वाला जो एक्ट है वो क्या बोलता है, एससी और एसटी को आप आरक्षण दे सकते हो, ठीक है। और जो छत्तीसगढ़ वाला उसमें क्या है कि यदि इनका आरक्षण 50% से कम है तो आप ओबीसी को कितना दे सकते हो, 25% अधिकतम, ठीक है। लेकिन ये जो भूरिया कमेटी है उसने बोला कि ये वाला आरक्षण यहाँ काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि यहाँ पे अधिकतम आबादी क्या है, या तो जनजाति है या तो जाति है। तो उनको अगर जो है उनका जो आरक्षण है वो कम से कम 50 या 50 से अधिक होना चाहिए। तो उन्होंने एक सजेशन ये दिया कि अभी हम जो भी नया एक्ट बनाएंगे उसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षण कम से कम 50 रहेगा, ठीक है। जो 1993 वाला ग्राम पंचायत वाला है वो क्या बोलता है कि एसटी एससी मिला के 50 है तो ठीक है, यदि कम है तो ओबीसी को दे दो। इसने बोला कि दोनों मिला के 50 रखना ही रखना है, इसके आगे हम लोग ओबीसी को देंगे, ठीक है। और तीसरा इन्होंने बोला कि जो एक्ट है ये कहाँ कहाँ पर लागू होगा, तो ये लागू होगा 10 राज्यों में, 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में, ठीक। और ये 10 राज्य कहाँ के हैं, जो 5वीं अनुसूची में, ठीक। संविधान की जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है, तो जो 5वीं अनुसूची में 10 राज्य हैं, उनके जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ पर ये जो नियम है वो लागू हो, ठीक है। 5वीं अनुसूची में कौन कौन है? छत्तीसगढ़ है क्या, ठीक है। कौन कौन आता है एक बार उसका नाम लिख लीजिए। एक तो छत्तीसगढ़ है, और कौन आता है? झारखंड आ सकता है जहाँ पे एसटी की पॉपुलेशन है, ठीक है। तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और देखिए लेकिन जब 1996 में ये नियम आया उस समय राज्य कितने होंगे? तो जब 1996 में ये नियम लाया गया था उस समय ये थे 8, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ और तेलंगाना नहीं बना, ठीक है। उनके बनने के बाद इसकी संख्या कितनी हुई है? 10 हुई, ठीक है। तो पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य थे, तो वो सब मिला के, और एमपी और सीजी एक राज्य थे, वो कितने थे? 8, ठीक है। तो ये जो 5वीं अनुसूची के राज्य हैं वो कौन कौन थे? छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, झारखंड है, उड़ीसा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात, ठीक है। ऐसे करके ये टोटल 10, सॉरी हिमाचल प्रदेश, ऐसे करके ये 10 है। तो यहाँ पर ये जो नियम है वो क्या होता है? लागू होता है, ठीक है। 5वीं में कौन कौन, सॉरी 6वीं अनुसूची में कौन कौन? असम और असम है, ठीक है, त्रिपुरा है और मिजोरम है और मेघालय है, ठीक है। इसको याद रखिए, ठीक है। इसको ये ऐसे याद रखना कि ये है एटीएम, ठीक है, और इसमें मनी नहीं है, मतलब पैसा नहीं। मनी से क्या हो गया? मणिपुर, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक, ठीक। ये एटीएम है जिसमें मनी नहीं है, ठीक है, ऐसे याद रखिए। तो इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि अगर एग्जाम में आए तो 90% चांसेस है कि आप मणिपुर को लगा ही दोगे, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए क्या बना दिया? 1996 वाला ये एक्ट बना दिया पैसा। अब इसकी जो मेन जो प्रोविजन है, जो पुराने वाला जो हमने अधिनियम पढ़ा उससे अलग है, बस उसी को पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रोविजन है जो दोनों में एक समान है। तो इसमें दोनों में जो डिफरेंस है वो मेन देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें है कि जो ग्राम सभा है, ठीक है, जो पुराना वाला हमने वो अधिनियम पढ़ा था 1993 वाला, वो क्या कहता है? एक गाँव के लिए एक ग्राम सभा होगी, ठीक है।
मैक्सिमम केसेस में, अगर गांव बहुत बड़ा नहीं है तब। लेकिन ज़्यादातर अगर छत्तीसगढ़ में देखोगे जो शेड्यूल एरिया नहीं है उनके लिए, उनको छोड़ के बाकी जितने भी नॉर्मल गांव हैं उनमें एक ग्राम सभा में एक ही गांव होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो एक्ट है वो बोलता है कि एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकता है। ये इसका पहला इंपॉर्टेंट फीचर। क्यों ऐसा किया गया भाई? क्योंकि इसके गांव तो नॉर्मल गांव से भी छोटे होते हैं, फिर यहाँ पे 2 ग्राम सभा डालने की क्या जरूरत है? एक से भी काम चल जाता। क्यों डाला होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अलग अलग जातियों में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है ना भाई। अगर हलवा है, हमको गोड़ से प्रॉब्लम है, तो इसलिए तो इसमें ज़्यादातर क्या किया गया, अगर किसी गांव में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, तो उसमें एक जाति के लिए अलग से ग्राम सभा जो है वो एक जो ट्राइब है उसके लिए अलग से ग्राम सभा और दूसरी ट्राइब के लिए दूसरा ग्राम सभा। नॉर्मल गांव में ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, सारे गांव वाले एक ही ग्राम सभा में आ सकते हैं। लेकिन उसमें उनके लिए जैसे हलवा के लिए जो है जो अलग से ग्राम सभा बना दिया और गोड़ के लिए अलग से ग्राम सभा, ठीक है। तो इसलिए ये अलग से प्रोविजन डाला गया है ताकि फिर उनमें दोनों में लड़ाई ना हो जाए, ठीक है। और वो एक साथ एक मीटिंग में बैठना नहीं चाहते, तो यहाँ पे ये फीचर याद रखिएगा कि एक गाँव में एक से अधिक भी ग्राम सभा हो सकता है। दूसरा है आरक्षण जो है, ठीक है, ये किसके हिसाब से दिया जाएगा? जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन कभी भी आरक्षण 50% से कम नहीं हो सकता, से कम नहीं होगा। किसके लिए? एसटीज के लिए। ये एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे जो जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा ये तो ठीक है, लेकिन कहीं भी आरक्षण जो है वो एसटीज के लिए 50% से कम नहीं होगा। इसके आगे आपको ओबीसी को देना है तो ठीक है, लेकिन एसटीज को 50% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्राम सभा की जब गण पूर्ति होगी, नॉर्मल जो ग्राम सभा उसके लिए गण पूर्ति कितनी थी? 1/10। यहाँ पे है 1/2, ठीक है। ये दोनों में एक मेन डिफरेंस, वहाँ पे कितना था? 1/2। और यहाँ पे जब पूरी ग्राम सभा के आधे लोग आ जाएंगे तभी मीटिंग चालू हो, ठीक। और वहाँ पे भी महिला 1/3 था, यहाँ पे भी महिला है 1/3। किसका? इस 1/2 का, कुल सदस्यों का नहीं ना। 1/2 लोग पहले आएंगे तब गण पूर्ति होगी, और इस 1/2 में भी आधी महिला होनी चाहिए, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज कि ग्राम सभा में अगर 500 लोग हैं, ठीक, तो पहले कितना? 500 का आधा, मतलब 250 लोग आएंगे तब मीटिंग चालू होगी, और इस 250 का भी 1/3 क्या होना चाहिए? महिला होना चाहिए, ठीक। ऐसे कैलकुलेट करें तो ये यहाँ पे मेन डिफरेंस है कि वहाँ पे था 1/10 और 1/3, यहाँ पे है आधे लोग आएंगे तब गण पूर्ति होगी और उसमें से भी 1/3 महिला होनी चाहिए। फिर इसमें देखिए अध्यक्षता, वहाँ ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता? सरपंच। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच भी नहीं है तो सदस्यों में से कोई भी, सचिव कभी नहीं करेगा ना, सदस्यों में से कोई भी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे जो है इनको सरपंच और से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। इन लोग बोल रहे हैं हर ग्राम सभा के लिए एक अलग अध्यक्ष होगा उस मीटिंग के लिए, और उस अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा? अपने में से, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, वो जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा कौन सा होगा? आरक्षित वर्ग का होगा। हर मीटिंग के लिए यहाँ पे एक अलग अध्यक्ष चुना जाएगा, और वो अध्यक्ष कभी जनरल बन ही नहीं सकता है। कौन बनेगा? आरक्षित वर्ग से ही बनेगा, ठीक है। और आरक्षित वर्ग में भी यहाँ सिर्फ एसटी है, बाकी और ओबीसी और एससी नहीं है ना। तो वहाँ पे क्या था, अगर सरपंच और उप सरपंच अनुपस्थित रहते हैं तब आपको वहाँ पे अपने में से अध्यक्ष जो है चुनना पड़ेगा। यहाँ पे आपको हर मीटिंग के लिए अध्यक्ष चुनना पड़ेगा, और अध्यक्ष सिर्फ कौन बन सकता है? किसी एसटी कैटेगरी का व्यक्ति, पुरुष या महिला कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आरक्षण में एक बात और है कि यहाँ जो है जितने भी सरपंच हैं या फिर उप सरपंच हैं, ठीक है, या फिर जनपद वाला है, जिला वाला है, ठीक, इन सब के लिए जितने भी अध्यक्ष का जो पद है वो एसटी और एससी के लिए आरक्षित रहेगा, ठीक है। इस वाले शेड्यूल वाले एरिया में कोई भी जनरल या ओबीसी का व्यक्ति सरपंच या उप सरपंच नहीं बन सकता, पहली बात, ठीक है। तो ये आरक्षण में नोट करिएगा कि ये जितने पद हैं वो सब किसके लिए आरक्षित रहेंगे? एसटी और एससी के लिए आरक्षित रहेंगे, जो पुराने वाले में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इतना ही है। बाकी इसका जितना कुछ काम काज है वो पुराने एक्ट की तरह ही है। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो पेशा एक्ट है, ठीक है, हमने जो पढ़ा था कौन सा, हमारा जो पंचायती राज अधिनियम 1993 है, ठीक है, उसी में एक अलग से हमने वहाँ पे हमने देखा था 14 अध्याय थे, ठीक है, कुल 15 है, लेकिन वहाँ पे वहाँ जो 14A वाला जो एक अध्याय है वो किसके बारे में बात करता है? पेशा के बारे में, ठीक है। तो जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 है उसमें जो 14A 14 का जो अध्याय है वो किसके बारे में बात करता है? पेशा एक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये जो 1996 वाला है उसको इसी वाले में ऐड किया गया, किसमें? 1993 में एक अलग से चैप्टर जोड़ के, कौन सा? 14A। तो इसको भी इंपॉर्टेंट डाले, ये भी आ सकता है, ठीक है, कि जो हमारा पंचायती राज अधिनियम 1993 है उसी में एक अलग से अध्याय जोड़ा गया है 14 का, जो किसकी बात करता है? अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के विस्तार के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा पेशा भी एक्ट हो गया और ग्राम पंचायत भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा अगला चालू होगा
नगरों में कैसा किस प्रकार की व्यवस्था होती है लोकल गवर्नमेंट की। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और रुके, यहाँ से इसको कट करके आगे इसको ऐड करना, ये बीच वाला पकड़े। ठीक है, इसमें देखिए कि इसके जो कार्य जो शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पास अलग से शक्ति दी गई, भाई इसको अलग से बनाया गया और हमने बोला था इसका जो काम काज है वो नॉर्मल की तरह नहीं चले, तो इसके कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई हैं जो नॉर्मल ग्राम सभा के पास नहीं होती। ठीक है, इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट। तो एक तो पहला है भूमि अधिग्रहण। नॉर्मल जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर भूमि अधिग्रहण करना आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है आपने ग्राम पंचायत के लिए। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप कोई भी अगर बाहर से आया उसने पैसे का लालच देकर आदिवासियों की जमीन लूट लिया, ये भी हो सकता है ना, कई बार हमने देखा है। इसलिए यहाँ पर इनको अलग से शक्तियाँ दी गई हैं पेशा एक्ट के अंदर भूमि अधिग्रहण को लेकर। ठीक है, तो आदिवासी एरिया में जहाँ पे पेशा एक्ट लागू है वहाँ पे भूमि अधिग्रहण जो बाकी हमारे जो नॉर्मल एरिया है वहाँ से थोड़ा मुश्किल है। दूसरा है लघु जल निकाय। प्रबंध एवं विनियमन। प्रबंध मतलब मैनेजमेंट और रेगुलेशन। ठीक है, लघु जल निकाय मतलब क्या होता है? अगर किसी गांव का तालाब है वो क्या कहलाता है? लघु जल निकाय। लेकिन अगर उस गांव में झील है वो लघु जल निकाय नहीं। ठीक, वो गांव में जो नहर है वो लघु जल निकाय नहीं कहलाए। आपके जो छोटे छोटे पॉइंट है तालाब है वो क्या, तो उनमें अगर किसी व्यक्ति को मछली पालना है, ठीक है, अगर किसी को मछली पालने के लिए साल भर का कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो वो सब किससे बात करना पड़ेगा? ग्राम सभा से, और उसकी परमिशन के बाद ही वो ले सकता है। तो उसको जो उसका प्रबंधन है और जो उसका रेगुलेशन है वो सब कौन करेगा? ग्राम सभा। ठीक है, इसकी जो शक्तियाँ हैं इस मामले में तो जो नॉर्मल ग्राम सभा उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, खनिज खदान खनिजों लिए पट्टा देने का अधिकार। ठीक, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी के लिए तो पूरी लड़ाई होती है। ठीक है, कि वहाँ कोई भी माइंस है या जितने भी मिनरल निकालना है, अगर किसी भी कंपनी को अगर वहाँ पे अपना खदान चालू करना है, मिनरल निकालना चालू करना है, तो पहले किसकी परमिशन लगेगी? ग्राम सभा या फिर उसकी ग्राम पंचायत, जिस जहाँ पेशा एक्ट काम करता है। ठीक है, नॉर्मल जो ग्राम सभा है उसके पास ये शक्ति नहीं है। ठीक है, अभी नहीं थी, पहले नहीं थी, बाद में इसको जो हमारी वो है, जब भूपेश सरकार आने के बाद 2020 में ये चेंज किया गया कि कहीं पर अगर रेत खनन करना है, ठीक है, तो अब आपको कहा कि वहाँ की ग्राम पंचायत का परमिशन लेना पड़ेगा। पहले ये नहीं था 1993 में, लेकिन पेशा एक्ट में शुरू से डाला गया। ठीक है, कि उस जो ग्राम पंचायत का एरिया है उसके अंदर अगर आपको कोई भी खनिज निकालना है, खदान चालू करना है, तो पहले किसकी परमिशन लेगी? ग्राम सभा। राज्य सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने राज्य सरकार से अप्रूवल ले लिया, राज्य सरकार ने बोला जाओ उस वाले एरिया में जाकर अपना खान चालू कर लो, उससे मतलब नहीं, आपको पहले यहाँ की जो ग्राम सभा है उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट पावर है। चौथा है लघु वनोपजों का स्वामित्व। ये भी वही है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो जितने भी तेंदुपत्ता है, महुआ है, वो उसका सबका नियंत्रण कौन करता है? ग्राम सभा। ठीक है, तो कोई भी बाहर का व्यक्ति जो है ग्राम सभा के जो क्षेत्र है उसमें आके क्या नाम है अपना ये जो ये है लघु वनोपज उसको तोड़ के ले आ सकता है। ठीक है, पहले किससे परमिशन लेना पड़ेगा? ये। और यदि आपने तोड़ भी लिया और आपको कहीं बाहर बेचना है या दुकान लगा के बेचना है तो उसके लिए भी किससे परमिशन लेना पड़ेगा? ग्राम सभा से। ठीक है, और इससे जो रेवेन्यू मिलेगा उसका भी टैक्स इसको देना पड़ेगा, ग्राम सभा को आपको देना पड़ेगा। फिर है हाट बाजारों के लिए परमिशन। हाट बाजार का नियंत्रण, इसकी शक्ति भी ग्राम पंचायत के पास है, ग्राम सभा के पास है। जो भी व्यक्ति वहाँ लगाएंगे उसका टैक्स देना पड़ेगा, और कौन कौन लगा सकता है कौन नहीं लगा सकता है वो भी पहले इसके परमिशन से ही पूछना पड़ेगा। फिर वही जो पुराना वाला था, मादक द्रव्यों को नियंत्रित करने एवं बेचने संबंधी अधिकार, ये भी किसके पास है? ग्राम सभा। इसमें भी जब भी मैंने बोला मादक द्रव्य मतलब ये वही है जो घरेलू स्तर पर बनाए जाते हैं, तो वो सब कि आपका प्रोसेसिंग यूनिट को डालना है, अपने घर पे बनाना है, तो पहले ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक, फिर है जो आदिवासी होते हैं, आदिवासियों को ऋण देने पर नियंत्रण। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? देखिए, जो जितने भी ये शेड्यूल एरिया हैं, जो छोटे छोटे गाँव वहाँ बैंक होता नहीं, तो लोग लोन किससे लेते हैं? साहूकार से लेते हैं। तो उस पर भी अगर ये जो ग्राम सभा है वो नियंत्रण जो है लगा सकती है। जैसे मान लो बात, अब वो किसी साहूकार के पास गया, साहूकार बोल रहा है कि एक साल का मैं 15% लूँगा इंटरेस्ट। 15% इंटरेस्ट अभी किसी पे लगता है, पर्सनल लोन पे नहीं लगता है, लेकिन वो ज़्यादा ले रहा है, तो उसको कम करके 5-6% तक ला सकती है कौन? ग्राम सभा। तो उस साहूकार को विवश कर सकती है कि तुम जो आदिवासियों को लोन दे रहे हो उसको
कम करो। ठीक है, अभी बैंक पर नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। सेम वैसे यहाँ की जो ग्राम सभा है वो जो भी व्यक्ति ऐसा ऋण देने लेने का काम कर रहा है उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे अधिकार किसके पास हैं? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की जो अधिकार शक्तियाँ हैं किसके द्वारा मिली उसको? पेशा एक्ट के द्वारा। ठीक, चलिए अब ये तो खैर अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन कभी अगर आ जाए, क्योंकि देखिए क्या हो गया, जो ग्राम पंचायत वाला जो सेक्शन है उससे जितने कॉमन क्वेश्चन बन सकते थे वो सब पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जो नॉर्मल वाला अपना सेक्शन है उससे सारे क्वेश्चन, पेशा जो एक्ट है उससे अभी तक इतने सालों में सीजीपीसी में एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो मैक्सिमम प्रॉबिलिटी है कि अब जो कोई एग्जामिनर है, कोई अगर पेपर सेट कर रहा है तो वो यहाँ से जो है इस टॉपिक को टच करने की कोशिश करे। तो उसके लिए हम लोग बैकअप के लिए पढ़ लेते हैं, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे इसके 100, तो जो धारा 129 है और अध्याय कौन सा है? 14A। ठीक है, अध्याय 14 के अंदर धारा 129, उसके अंदर ABCD ऐसे करके है। इसके अंदर किसके बारे में है? जो ग्राम सभा की शक्तियाँ, कार्य, ये सब दिया हुआ है, हमारा जो पंचायती राज अधिनियम 1993। ठीक है, तो पहले इसको याद रखिएगा, अध्याय, उसके बाद धारा। ठीक, तो अध्याय धारा 129A में है ग्राम सभा की परिभाषा, इसमें है परिभाषा कि ग्राम पंचायत किसको बोलेंगे, ग्राम सभा किसको बोलेंगे, वो सारी परिभाषाएं किसमें दी है? 129। और कॉन्स्टिट्यूशन में किसमें दिया गया? 243, सिर्फ 243। ठीक है, ये है आर्टिकल 243 में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ठीक है, 2(1) में किसमें दिया गया है? पंचायती राज अधिनियम 1993 है। और उसी के अध्याय 14(1) में 129 में क्या दी गई? परिभाषा। ये कौन सा है? पेशा एक्ट के अंदर जो परिभाषा आता है वो वाला। ठीक है, उसके बाद है 129B, ग्राम सभा का गठन, किस प्रकार से गठन होगा ग्राम सभा। फिर है 129C, ये इंपॉर्टेंट, इसमें दी गई है ग्राम सभा की शक्तियाँ, सभा प्लस ग्राम जो यहाँ की पंचायत है उसकी शक्तियाँ एवं कार्य। तो ये याद रखिएगा 129C जो ग्राम सभा को स्पेशल पावर देता है। फिर है 129E, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ बात करता है आरक्षण। ठीक, संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो आरक्षण के बारे में बात करता है? 243D। तो साइड में इसको भी लिख लीजिए ताकि आपको रिलेट करने में आसानी रहे। जो संविधान में वो 243 में बात करता है, और जो पेशा एक्ट के अंदर है, ये जो हमारा 1983 वाला है, उसके अंदर 129E में बात करता है। फिर 129F, ये है जनपद और जिला पंचायत की शक्तियाँ एवं कार्य, यह है 129F। ठीक है, तो ये इसके मेन आर्टिकल है, बस इतना ही रखिए, ज़्यादा में फिर हौच पौच हो जाए। ठीक है, यही मेन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो यहाँ पे 129 जो सी है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की शक्तियों के कार्य के बारे में बात करता है, और 129F जनपद और जिला पंचायत की शक्तियों में बात करता है जो उस अनुसूचित क्षेत्र में होंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा पेशा एक्ट भी कंप्लीट हो गया। किसको? नहीं, और भी है बीच में बहुत सारे। हाँ, लेकिन वो जो डी है उसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें मैंने लिखवा, लेकिन ये पूरा आगे तक है, PQ तक है। ठीक है, तो जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जो पुराने से रिलेटेबल है, सिर्फ मैंने उसको लिखवाया। बाकी वो पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है, और वो जो भी पूछेगा हर क्वेश्चन बने जरूरी नहीं, लेकिन अपने बैकअप के लिए हम लोग जितना मैक्सिमम प्रिपरेशन कर सकते हैं वो करना। चलिए, तो ये हमारा होगा पंचायती राज सिस्टम खत्म, जो था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर हुआ। अब आते हैं 74th संविधान संशोधन।